हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिल्ली की मशहूर तवायफ़ हूँ। एक आम औरत से तवायफ़ बनने का सफ़र मेरे लिए बहुत ही कठिन था, मगर मैंने इसे तय किया क्योंकि मुझे अपने पेट की आग बुझानी थी। इसलिए मुझे मर्दों की आग बुझाने का फ़ैसला करना ही पड़ा। आज भी मामूली सा ही दिन था। मैं जल्दी जल्दी अपने छोटे से घर से तैयार होकर दिल्ली की उन बदनाम गलियों की तरफ निकल चुकी थी जो मेरे लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया थी। कई बार मुझे ये सब करते हुए बहुत ही तकलीफ़ होती थी। मैं किस इज़्ज़तदार घराने की बेटी थी, लेकिन बस मेरी एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया था। रिक्शा में बैठ चुकी थी। रिक्शे वाले भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, लेकिन आज मेरा दिल बहुत ही उदास था क्योंकि आज 26 जनवरी थी। आज के दिन ही मैंने अपने घर से कदम बाहर निकाला था। मैं एक पल में ही अपने उस अतीत में पहुंच गई जो मेरे लिए खुशियों से भरा हुआ था। इस दर्दनाक दुनिया से बहुत दूर। वे वक्त बहुत ही खुशहाल था। मैं 18 साल की थी और अपने माता पिता की बेहद लाडली थी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत ही प्यार करती थी, हर वक्त मुझे अपने सीने से लगाए रखती थी क्योंकि मैं उनकी अकेली बेटी थी। बाकी मेरे दो भाई थे, वे भी मुझे बहुत ही प्यार करते थे। आज भी मामूली सा ही दिन था। मैं कॉलेज जा रही थी जब पापा मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, लाडो, अपना बहुत ही ख्याल रखना, हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखना। तुम्हारे पापा और भाई की बाहर बहुत इज्जत है। उनकी बात सुनकर मैंने सिर को हल्की झुकाकर हाँ में जवाब दिया था और उनका हाथ चूम कर बोली थी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मर जाओगी लेकिन आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगी। मैंने ये बात बहुत ही गर्व से कही थी और उन्होंने मेरा माथा चूम लिया था। उन्हें बाय बोलकर मैं जल्दी से बाहर निकल आई थी। मेरी दोस्तें भी बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम सब एक साथ ही कॉलेज जाते थे। इसी वजह से पापा ने मुझ पर कभी रोक टोक नहीं लगाई थी क्योंकि मेरे साथ और भी लड़कियां होती थी। अभी हम चल ही रहे थे कि आधे रास्ते में एक काली गाड़ी हमारे रास्ते में रुकी। हम सब हैरान हो गए कि आखिर ये कौन है जो बीच रास्ते में गाड़ी रोक रहा है। अचानक ही उस गाड़ी के एक वेल ड्रेस वाला लड़का बाहर निकला। उसकी उम्र करीब 20 साल से 22 साल होगी, लेकिन वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। वह कदम ब कदम चलता हुआ हम चारों लड़कियों के पास आया और मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम अंजलि है ना? मैंने सिर को हल्के झुकाकर जवाब दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपसे मतलब, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम किसने बताया आपको? मैंने एक पल में ही उससे कई सवाल कर दिए थे। मेरे सवालों पर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकती है? मेरा दिल अजीब सी कशमकश में था। दिल कर रहा था कि मैं मना कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि फिजूल में रास्ता और रुकेगा, इसलिए जल्दी से उसकी बात सुनने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और इशारे से उन्हें आगे चलने को कहा। उसके बाद मैं उसके साथ धीरे धीरे पीछे चलने लगी। वैसे तो ये एक शरीफ लड़की की शोभा नहीं देता, लेकिन मैं बातों को बढ़ाती नहीं थी। ये मेरी शुरू से आदत थी। जब भी मुझे किसी काम की ज़रूरत होती थी तो मैं साफ लहजे में सीधी बात करती थी, और जब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत होती थी तो मैं मदद मांगने में ही भी हिचकिचाती नहीं थी। वे मेरे साथ धीमी धीमी रफ्तार से चलते हुए बोला, मेरा नाम राज है, मैं भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता हूँ, बस तुमने कभी देखा नहीं होगा क्योंकि तुम ज़्यादातर अपनी सहेलियों में ही मगन रहती हो। मैंने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखा। एक पल के लिए जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं इसे 3 लड़कों को कहीं देख चुकी हूँ, मगर फिर मैंने ये सोचा कि भला इतना अमीर और खूबसूरत लड़का मैं कहाँ देखूंगी। वे मुझे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कॉलेज में जब पहली बार देखा था तो मैं अपने दिल हार बैठा था और तुमसे प्यार करने लगा था। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह पर हिलकर रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स इतनी आसानी से मुझे इजहार मोहब्बत कर सकता है। मैं उसे अपनी जगह पर खड़ी होकर बेयकीनी नज़रों से देख रही थी जब अचानक उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई और मुझे देखते हुए बोला, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? खूबसूरत हो, गुड लुकिंग हो। अगर मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? वे पूरी तरह मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैं उसे देखकर बोली, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं, आप आइंदा मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आइएगा। आज तो आपने ये जुर्रत कर ली, लेकिन अगर अब आपने ऐसा किया तो मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल सर से कर दूंगी।
मुझे उसकी ये हरकत वाकई बहुत ही बुरी लगी थी, इसलिए मैं गुस्से से बोल पड़ी। मेरे पापा मुझे हमेशा ऑफिस जाते वक्त यही कहते थे, बेटियों के हाथ में घर की इज्जत होती है, कभी हमारी इज्जत को ख़राब मत करना। यही वजह थी कि जिस दिन मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो अपने आप से वादा किया था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। यही वजह थी कि मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी। मेरी बात सुनकर वे चुप हो गया और सॉरी बोलकर आगे चला गया। मगर मुझे क्या पता था कि यहीं से मोहब्बत का आगाज़ होना है और यहीं से मेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। मैंने अपना सिर झटका और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपनी सहेलियों के साथ हो गई। मेरी सहेली मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ, क्या बोला उस लड़के ने तुम्हें? एक दोस्त मुझे छेड़ते हुए बोली, कहीं उसने प्रपोज तो नहीं कर दिया? मैंने एक पल के लिए उसे देखा और फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। मैं अपनी निजी ज़िंदगी अपने तक ही सीमित रखती थी, चाहे कितनी भी अच्छी सहेली क्यों ना हो। मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थी। अक्सर सहेलियाँ मुझसे इस बात की शिकायत करती थी कि तुम हमारे राज तो जान लेती हो लेकिन अपने राज नहीं बताती, और मैं खामोशी से सर झटक कर मुस्कुरा दिया करती थी। पूरा दिन मुझे क्लास में अपने वजूद पर उसकी आंखों की तपिश महसूस होती रही। मैं जानती थी कि वो मुझे घूर घूर कर देख रहा है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ना मैं उससे मोहब्बत करती थी और ना ही मैं मोहब्बत करने का इरादा रखती थी। मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि कितनी जल्दी मैं ये फ़ैसला बदलने वाली हूँ। मैं घर आ गई थी और अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी जब अचानक मेरे मोबाइल पर रिंग हुई थी। मैंने मोबाइल देखा तो स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर की रोशनी चमक रही थी। मेरी छठी इंद्रिय तुरंत ही काम करने लगी थी, क्योंकि आज से पहले कभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल नहीं आई थी। यकीनन ये नंबर राज का ही था। मैंने तुरंत ही कॉल रिसीव की और अपने कमरे में चली गई। वे कुछ कहता इससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? मेरी बात सुनकर उसने एकदम ज़ोर से ठहाका लगाया और बोला, बहुत ही कमाल की छठी इंद्री लगाई है तुम्हारी, इतनी आसानी से तुमने मुझे पहचान लिया। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था। मैंने खींच से सिर झटका और उसे डांटते हुए बोली, मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि मुझे परेशान मत करो, मगर तुम शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आइंदा से तुम अब कॉल मत करना। अगर तुमने कॉल की तो मैं सुबह प्रिंसिपल सर को बता दूंगी कि तुम्हारे इरादे क्या है। तभी अचानक वे बोला, क्या इरादे हैं मेरे, मुझे बताओ। मैं तो बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ, और प्यार करना क्या गुनाह है? मैं तुरंत बोली, हाँ, बेटियों के लिए प्यार करना गुनाह होता है, और अब अगर तुमने मुझे कॉल की तो मैं सच में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ये बोलकर मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और मेरा दिमाग अब भन्ना उठाओ था। ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो वो एक बार फिर मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया, और इस बार उसने बाकायदा हाथ जोड़कर मुझसे कहा, मेरी एक बार बात तो सुनो, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि बेटियों के लिए ये सब करना आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारा भी दिल है, एक बार मेरे बारे में सोचकर तो देखो। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, शोहरत है, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए खामोश हो गई। ये बात सच थी कि राज की पर्सनैलिटी वाकई बहुत ही अच्छी थी और उसके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा था, मगर मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती थी, और मैं अपने पापा से वादा कर चुकी थी कि मैं कभी भी उनकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगी। तो मैं कैसे उनके साथ रिश्ता कायम कर सकती थी? यही वजह थी कि मैं चाहकर भी उसे हाँ नहीं बोल पा रही थी। मैंने सिर को ना हिलाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुमसे मोहब्बत, और ना ही मैं किसी रिश्ते में आना चाहती हूँ, और आइंदा से मुझे परेशान मत करना। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें बदनाम करूँ, तुम्हारी शिकायत करूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाए? मेरी बात सुनकर अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। आज इत्तफाक से मेरी कोई सहेली मेरे साथ नहीं गई थी, इसलिए मैं अकेली थी। उसने मुझे घसीटकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। उसका जुनूनी अंदाज देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने कहा, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, मगर वे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने अचानक गाड़ी को स्टार्ट किया और ज़ोर से भगाते हुए सड़क पर डाल दिया। मैंने उसके कंधे को झंझोड़ते हुए कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है? गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना।
मगर उसने अपने चेहरे पर सख्ती का नकाब ओढ़ लिया और कुछ नहीं कहा। वे सीधे मुझे अपने फार्म हाउस ले गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वे मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में खींचकर बाहर निकाला और फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात करूँगी, हम इस प्रपोज़ल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जुनूनी अंदाज सही नहीं है। मगर वे मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझे सीधे फार्म हाउस के अंदर ले जाकर एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया था। मैं भी कुछ कहती उससे पहले ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर सामने का दृश्य दिखाकर मेरा वजूद सख्त रह गया, क्योंकि सामने मैं भी और कुछ सोचती उससे पहले ही रिक्शे वाले की आवाज़ सुनाई दी, अरे चमकीली, तुम्हारी जगह आ गई है। मैं होश में आते ही इधर उधर नज़र घुमाने लगी। मैं दिल्ली की उन बदनाम गलियों में पहुंच चुकी थी जहां मेरे हुस्न की नुमाइश होनी थी, और उसके बाद मैं किसी के साथ रात बिताती जिसके बदले मुझे ढेर सारे पैसे मिलते। मैं अपनी जगह से उतर गई और रिक्शे वाले को पैसे देकर आगे बढ़ गई। तभी अचानक उस रिक्शा वाले ने मेरी पीठ पर ज़ोर से हाथ मारा और आँख मारते हुए बोला, अगर हमें भी मौका दो तो तुम्हें बड़ा खुश करेंगे। मैंने उसकी तरफ गुस्से से एक कड़ी नज़र डाली और सिर झटक कर आगे बढ़ गई। आज मेरा मूड बहुत ही ख़राब था। अगर मैं हमेशा की तरह खुश मिजाजी का प्रदर्शन करती तो हो सकता था कि मुझे उस रिक्शे वाले को थोड़ा बहुत खुश करना पड़ जाता, मगर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और किराया देकर आगे बढ़ गई। सामने ही हमारा एक बड़ा सा कोठा था जिसमें हमारे लिए ग्राहक बैठे रहते थे। उसके बाद वे हमें किसी होटल या अपने घर ले जाते थे। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने ही ताराबाई बैठी हुई थी। हमारे कोठे की मालकिन पास जाकर मैंने उसे ही नमस्कार किया और उनके पास ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बोली, अरे ओ शालिनी, आज इतने मुंह लटकाए बैठी क्यों है? कुछ हुआ है क्या, या फिर किसी ने बदतमीज़ी की है तेरे साथ? मैंने एक ठंडी आह भरी और उन्हें देखते हुए बोली, हम बदतमीज़ी के लिए ही बने हैं ताराबाई, भला कौन हमसे तमीज़ से पेश आएगा। ये बोलकर मैं अपनी जगह से उठ गई और कोठे में मौजूद अपने कमरे में जाकर लेट गई। ताराबाई को आते आते मैंने कह दिया था, आज काम नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ताराबाई ने सिर को हल्का हिलाया और मुझे जाने का इशारा कर दिया। कमरे में आने के बाद मैं एक बार फिर उन ख्यालों में खो गई जो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खुशहाल दिन थे, और अब उन्हीं खुशहाल दिनों की वजह से आज मैं इस जहन्नुम में मौजूद थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो पूरा कमरा मेरी तस्वीरों से भरा हुआ था। जगह जगह गुलाब के फूल थे और कई लाल गुब्बारे भी मौजूद थे। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। तभी राज ने मेरा हाथ थामा और मुझे कमरे के अंदर ले गया। कमरे के बीच में वे घुटनों के बल बैठा था और एक बार फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस दिन से मैं तुम्हारी एक एक तस्वीर इस कमरे में जमा की है। मैं बहुत ही उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊँगा। मैं बहुत ही प्यार से बोल रहा था जबकि मैं अब बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत का समुंदर उमड़ रहा था। क्या मुझे उसे हाँ कर देनी चाहिए थी या फिर इनकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए था? मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी जब अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया था और एक बार फिर बोला था कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा के पाँव में गिर जाऊँगा, उनके आगे हाथ जोड़ लूँगा। वे मुझे रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ एक बार मेरी ज़ात पर भरोसा कर लो। वे एक पल के लिए मुझे दीवाना लगा था। और कहते हैं ना, हर औरत जनूनी मर्द को ही अपने लिए चुना करती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी मोहब्बत और उसका पागलपन देखकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और उसने मेरी उंगली में डायमंड की रिंग पहनाई थी। मैं तो हैरान ही रह गई थी इतनी खूबसूरत और महंगी रिंग को देखकर। मैं उसे मना करना चाहती थी मगर उसने फ़ौरन ही अपने होठ मेरी हथेली पर रखे थे और मेरी आंखों में देखते हुए खुशी से बोला था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ।
तुमने मुझे ज़िंदगी की वो खुशी दी है जिसका मैं लफ्ज़ों में ज़िक्र नहीं कर सकता। ये कहते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और गोल गोल घुमाने लगा था। मैं खिलखिला उठी थी। यहीं से आगाज़ा मोहब्बत हुआ था और यहीं से आगाज़ बर्बादी भी शुरू हो चुकी थी। अब हम दोनों रात भर एक दूसरे से बात करते थे। मैंने अपनी सारी दोस्तों से रिश्ता ख़त्म कर दिया था और मैं कॉलेज आना जाना भी अब राज के साथ ही करने लगी थी। पूरा दिन कॉलेज में उसके साथ ही गुजारती थी। मेरी दोस्त अक्सर मुझसे शिकवा करती थी कि ये कोई तरीका नहीं होता, हम तुम्हारी दोस्त हैं, हम सब ने एक साथ कॉलेज में दाखिला ही इसलिए लिया था कि ताकि हम सब एक साथ पढ़ सके, अच्छी आउटिंग हो सके, लेकिन तुम हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बैठी रहती हो। उनकी बातें सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा देती थी क्योंकि मैं उनसे खिलाफ भी नहीं जा सकती थी और उन्हें राज के खिलाफ भी जाने नहीं दे सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और मेरी ये हरकतें इतनी मशकूक हो चुकी थी कि कॉलेज में हर एक शख्स ही मुझे और राज को अब नोट करना शुरू कर चुका था। इसी दौरान मेरे टेस्ट वगैरह भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे और कब प्रिंसिपल ने घर फ़ोन करके मेरी इन हरकतों के बारे में बता दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं हुआ। मैं आज कॉलेज से जब घर वापस आई तो इत्तेफाक पापा और मेरे दोनों भाई भी घर पर मौजूद थे। मैं हैरान हो गई कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो ये लोग सब अपने अपने काम पर होते थे। मैं सबको हेलो बोल कर वहीं बैठ गई थी जब पापा गुस्से से बोले, कौन है ये राज और किसके साथ तुम रंगरलियाँ मना रही हो? हमारा ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा सख्त था। लड़कियों का इतना घूमना फिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता था। इसलिए कॉलेज में एडमिशन दिलाने से पहले पापा ने मुझे समझा दिया था कि मुझे तुम्हारी तरफ से बिल्कुल भी शिकायत नहीं चाहिए और मैं भी अपनी हर शिकायत को पापा तक आने ही नहीं देती थी। मैं घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हो गई और उन्हें देखते हुए बोली थी, कोई नहीं है राज, आपको क्या हुआ है? जब भाई ने अचानक मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और मेरा बाजू सख्ती से अपने हाथ में थाम कर बोले थे, इसलिए हम तुम्हें इतने लाड प्यार से रख रहे थे कि तुम हमारे ही पीठ पर खंजर घोंप दो और लड़कों के साथ इस तरह की आशिकी माशुकी करो। मेरा तो दम ही निकल गया था, यानी राज के बारे में इन लोगों को पता चल चुका था। मैं घबरा कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। उसके अलावा मैं अभी अपनी बात को पूरी करती जब अचानक भाई ने मेरा बाजू और सख्ती से पकड़ा था और पापा की तरफ देखते हुए बोले थे, मैंने कहा था ना आपसे, यही मामला होगा। ये दोनों दोस्त नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं इसका सिर धड़ से अलग कर दूँगा। ये क्या समझती है कि हमारा ख़ानदान की होकर ऐसी घटिया हरकत करेगी? इसका बाहर जाना बंद, इसकी पढ़ाई बंद, इसका मोबाइल भी छीन ले आप लोग। ये कहते ही उन्होंने मेरे पॉकेट से मेरा मोबाइल ले लिया था और जब राज और मेरी चैट निकाली गई तो सारा चिट्ठा खुल गया था कि मैं और राज रिलेशनशिप में हैं। मेरी आंखों से आंसू बल बल बहने लगे थे। मैं मम्मी के पीछे छुप गई थी जबकि मेरे पापा और भाई बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए थे। पापा का तो बस नहीं चल रहा था कि मेरा अभी ही दम निकाल दे, मगर मम्मी की वजह से उन्होंने मुझे बख्श दिया था। मैं अपने कमरे में बैठकर खूब रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकती थी और ना ही मैं राज को भूल सकती थी। मैंने कुछ सोचकर रात के 12 बजे पापा के कमरे का रुख किया था। मेरा मोबाइल उनके ही कमरे की कैबिन में रखा हुआ था। मैं बहुत ही खामोशी से उनके कमरे में दाखिल हुई और मैंने बहुत ही एहतियात से कैबिनेट से अपना मोबाइल निकाला था और अपने कमरे में आकर फ़ौरन ही राज को कॉल लगाई थी। मेरी पहली कॉल पर ही उसने कॉल रिसीव कर ली थी और गुस्से से बोला था, कहाँ हो तुम? सुबह से ये वक्त हो गया है, मैंने तुमसे इतना संपर्क करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? मैंने रोते हुए उसे जब सारी बात बताई तो वह कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैं फ़ौरन बोली थी, राज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे कुछ हो जाएगा, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर बाद राज बोला, तो फिर क्या मेरे खातिर अपने घर से भाग सकती हो? मैं हैरान रह गई थी कि वे क्या बोल रहा था। मैं फ़ौरन बोली, राज लेकिन तुम तो खुद अभी इतने छोटे हो और मेरी भी कोई उम्र नहीं है, हम भागकर कहाँ जाएंगे? तुम्हारी फैमिली भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी।
मेरी बात सुनकर राज बोला था, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब चीज़ें संभाल लूँगा। मेरे दोस्त का एक फ्लैट है, हम दोनों वहाँ शादी करेंगे और अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। और जब शादी हो जाएगी तो सबको हमें कबूल करना ही पड़ेगा। उसकी बात वाकई बिल्कुल सही थी। मैं फ़ौरन ही अपने घर से निकल पड़ी थी। जिस पल मैं अपने घर की दहलीज को पार कर रही थी, मेरा दिल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि अगर पापा या भाई में से कोई जाग गया तो वाकई आज मेरा कत्ल हो जाएगा और फिर कल के अखबार में मेरी न्यूज़ चल रही होगी कि गैरत के नाम पर बाप भाई ने बेटी को कत्ल कर दिया। मैंने पलटकर देखा था, मेरे भाई का कमरा और मेरे पापा का कमरा बंद था। मैंने गहरी सांस भरी थी। मैं अपनी मोहब्बत को बेवजह कुर्बान नहीं कर सकती थी, इसलिए सब चीज़ों को मिट्टी डालकर मैं निकल पड़ी थी। मैं स्टेशन जाने वाली थी, इसलिए मैं अपने कदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही थी। रात के कोई 2:30 बज रहे थे। उस वक्त हर तरफ सन्नाटे का आलम था। मैं स्टेशन लगभग आधे घंटे में पहुंच गई थी और बेंच पर बैठकर अब राज का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे फ़ौरन ही कॉल करना शुरू कर दिया था कि वे जल्द से जल्द स्टेशन पहुंच जाए। मेरा दम सूख रहा था, डर से ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर पापा या भाई को पता चल गया कि मैं अपने घर से भाग गई हूँ तो वाकई वे लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। यही बात मेरे दिमाग को ख़राब कर चुकी थी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था, मगर ना राज को कॉल लग रही थी और ना ही वे किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही जो व्हाट्सएप पर उसकी डीपी मेरे पास शो हो रही थी वे भी रिमूव हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मुझे साफ तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है, आसमान मेरे सर पर आ गिरा है। ये कैसी क़यामत मुझ पर आई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं दहाड़े मार मार कर स्टेशन पर रोना शुरू कर चुकी थी। मेरा बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। मैं जानती थी कि अगर अब मैं घर गई तो पापा और भाई मुझे वाकई नहीं छोड़ेंगे और मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि मुझसे हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस घर जाती। मगर आज भी बहुत ही पछताती हूँ कि काश अगर मैं उस दिन हिम्मत करके अपने घर वापस चली जाती और अपने घर वालों से माफ़ी मांगती तो वे लोग मुझे वापस अपना लेते। लेकिन मेरे एक डर ने मेरी सारी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रोती रही थी जब अचानक एक लड़का मेरे पास आया था और मुझे देखकर बोला था, क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना, दहाड़े मार मार कर। अब रात के 3 बज रहे थे। मैं बुरी तरह से खौफ ज़्यादा हो गई थी और अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली थी, नहीं बस ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। ये बोलकर मैं एक तरफ को बैठ गई थी। मेरा दिल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन आ चुकी थी। मैं बिना सोचे समझे उस ट्रेन में सवार हो गई थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ ठहरती तो समझ गई थी कि यह आदमी मेरी इज्जत को ख़राब कर देगा। मेरे पास ज़्यादा पैसे वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि मुझे यही लगा था कि राज होगा तो वे सब संभाल लेगा। मेरे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ टिकट के पैसे थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। ट्रेन मुझे दिल्ली ले आई थी और यहाँ पहुँचकर मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। न मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई रहने के लिए जगह थी और ना ही मेरे पास खाने पीने के पैसे थे। दिल्ली पहुंचकर मैं एक कोने में बैठी हुई थी जब एक औरत मेरे पास चलकर आई और मुझे देखकर बोली थी, बहुत अकेली दिखती हो, यहाँ कैसे आना हुआ। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और तुरंत ही वहाँ से उठकर एक तरफ चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब चल रही हो तो चारों तरफ से ही आप पर हमले शुरू हो जाते हैं। मेरे शहर के स्टेशन पर जो लड़का मुझे मिला था वो कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो कोठे चलाने वाले लोग थे। उसने मुझे वहीं से ट्रैप करना शुरू कर दिया था और फिर मेरे दिल्ली पहुंचते ही मेरा किडनैप करवा लिया था। एक तरफ होते ही मेरे चेहरे पर रुमाल रख दिया गया और मैं उसी पल बेहोश हो गई थी। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं कोठे के कमरे में मौजूद थी। बाहर से शोर और गुल की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो कई लड़कियां अर्थनगन कपड़े पहने अपनी कमर लचकाकर मर्दों को लुभा रही थी। कोई उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था तो कोई उन पर पैसे निछावर कर रहा था, अपनी दौलत का प्रदर्शन कर रहा था। उस दिन मुझे मालूम हुआ था कि बर्बादी की शुरुआत क्या होती है। मैंने प्यार करके एक बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया था, जिसकी सज़ा मुझे इस कोठे पर पहुंचकर मिली थी। मैं अभी अपने अतीत के ख्यालों में ही गुम थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया और कमरे के अंदर हमारे कोठे की सबसे छोटी लड़की दाखिल हुई। वे मुझे देखकर बोली, शालिनी दीदी, आपके लिए एक ग्राहक आया है। ताराबाई से कहता है कि वे सिर्फ आपसे मुलाकात करेगा। मैंने सिर को हल्की सी हाँ में हिला दिया और छोटी की तरफ देखते हुए बोली, बोलो, आती हूँ।
ये कहकर मैं अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरा दिल आज बहुत ही उदास था। मेरा आज बिल्कुल भी धंधा करने का मन नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि ताराबाई को कभी पहले कोई बात समझ आई, ना ही कभी आएगी। इसलिए मैंने अपना सिर झटक दिया और चुपचाप खुद को संवारने लगी, ताकि ग्राहक के सामने अच्छे तरीके से पेश आ सकूं। जब मैं बाहर आई तो एक बहुत ही खूबसूरत आदमी बैठा हुआ था और देखने में काफ़ी अमीर कबीर घराने से लग रहा था। वे मुझे देखकर बोला, चलोगी मेरे साथ? बहुत अच्छा माल भी दूंगा और जगह भी अच्छी है। बोलो क्या कीमत लोगी? मैंने अपनी कीमत बताई थी, जबकि ताराबाई तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, इतने में क्या होगा, इसकी कीमत है ये तो आप हमारे कोठे से लड़के लेकर जा रहे हो, हमें भी कुछ चाहिए। हमेशा की तरह ताराबाई ऐसे ही करती थी, इसलिए मैं चुप होकर उन दोनों की डील होता देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक रात की बात तय हो चुकी थी और वह आदमी मुझे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। मैं सड़क को देख रही थी। मैं जानती थी कि मुझे इस आदमी को खुश करना होगा, मगर जब उसने मेरा हाथ थामा तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी ग्राहक का मेरा हाथ थामना और मेरा दिल धड़कना। मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वह तुरंत बोला, कैसी हो तुम? मैं हैरान हुई कि भला ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। मैं धीमी आवाज़ में बोली, हाँ ठीक हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो और फिजूल की बातें मत करो। मैंने काफ़ी बेजार लहजे में कहा तो उसने अचानक ही गाड़ी रोक दी और मुझे देखते हुए बोला, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो वह और आगे बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता था। मैं एक झटके में मुड़ी और उसे हैरत से देखने लगी। ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म पानी मुझ पर डाल दिया हो। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी दूर आ चुकी थी कि मैंने अपने अतीत में रहने वाले लोगों को ही भुला दिया था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सनी था, जो हमारे ही क्लास में पढ़ाई कर रहा था। वे मुझे देखकर बोला, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई और एक तवायफ बन गई? जब मैं फ़ौरन बोली थी, हाँ बस किस्मत यहाँ ले आई, तो बताओ तुम कैसे हो? जब वे बोला था, हाँ मैं तो ठीक हूँ, आज खुश कर दोगी मुझे? देखो अब तुम्हारा तो यही पेशा है और मुझे अपने साथ एक लड़की चाहिए थी। मुझे पता चला कि तुम बहुत ही अच्छी हो, मगर मुझे ये नहीं पता कि तुम और हमारी क्लास की अंजलि निकलोगी। मैं खामोश हो गई थी। शर्म से मेरा सिर झुक चुका था। उसने गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट कर दी थी और तल्ख लहजे में बोला था, माफ़ करना, लेकिन ये तुम्हारी अब ड्यूटी है कि तुम मुझे खुश करो। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए, वरना मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं फ़ौरन बोली थी, बेफिक्र रहो, तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें खुश करके ही यहाँ से जाऊंगी। ये बोलकर मैंने अपना सिर झुका लिया था। एक छोटी सी दूरी के बाद हम सनी के फ्लैट पहुंच गए थे। सनी का फ्लैट वाकई बहुत ही खूबसूरत था। उसने अपनी मेहनत से अपना नाम बना लिया था। वे मुझे लेकर अपने बेडरूम तक गया था और अपनी शर्ट उतार कर मेरे करीब आता, इससे पहले ही उसके घर के दरवाजे पर डोर बेल हुई। वह फ़ौरन ही बाहर गया था और थोड़ी देर बाद जब वे घर के अंदर आया तो उसके साथ एक बड़ी उम्र के अंकल थे। सनी वाकई बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था। वे मुझे उठने का इशारा करके बोला था, ये मेरी दोस्त है, क्लास फॉलो अंजलि, आप जानते होगे इसे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हाँ में सिर हिलाकर बोले थे, हाँ थोड़ा बहुत याद है, कुछ तस्वीरें हैं तुम लोगों के साथ में तो वे देखी होगी। दरअसल वे सनी के पापा थे। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा था, और आप ठीक हो बेटा? मैंने सिर को हाँ में हिलाया था। सनी मुझे इशारों में समझा चुका था कि आज कुछ नहीं होगा और मुझे बिल्कुल एक दोस्त की तरह बर्ताव करना है। मैं चुप रही थी क्योंकि मुझे भी अपनी इज्जत बनाए रखनी थी। थोड़ी देर उन लोगों के बीच बैठकर मैं अपने घर वापस आ गई थी। आज मैंने कुछ कमाया नहीं था क्योंकि मुझमें वाकई हिम्मत नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था जब अचानक एक रोज़ मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जो कोठे की तरफ ही रवाना होने वाली थी, मैंने हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखा कि भला इस वक्त मेरे घर कौन आ सकता है। यहाँ एक एड्रेस तो मैंने किसी को नहीं दिया था। मैं दरवाजे के पास पहुँची तो सनी के पापा और उनके साथ उनका एक दोस्त मौजूद थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी। वे दोनों अंदर आ गए थे और मैं थोड़ी हैरान हुई कि वे लोग मेरे घर क्यों आए हैं।
वे मुझे देखते हुए बोले थे, बेटा मैंने उस दिन आपको सनी के फ्लैट में देखा था तो मुझे आप पसंद आ गई थी। दरअसल ये मेरे दोस्त मुकेश है और ये अपने बेटे के लिए एक लड़की तलाश कर रहे हैं। क्या आप इनके बेटे से शादी करना चाहोगी? मैं तो हैरान ही हो गई थी कि खुदा मुझ पर ऐसे भी मेहरबान हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उन्हें अपनी असलियत बता देती हूँ। उसके बाद अगर ये मुझसे शादी के लिए राज़ी है तो मैं इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना चाहती थी। 3 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए थे, लेकिन अब मैं भी चाहती थी कि मुझे कोई सच्चे दिल से प्यार करे और मुझे अपना कहे। मैं फ़ौरन बोली थी, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक सच बताना चाहती हूँ। अभी मैं बात पूरी करती उससे पहले ही वो बोले थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे किसी भी सच से, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। आप दिखने में भी बहुत अच्छी है और अच्छे घराने से भी लग रही है। क्या आप हमारे बेटे से शादी करेगी? वे बहुत अच्छा है, मालदार है और आपको बहुत ही खुश रखेगा। दरअसल वे किसी से भी शादी के लिए राज़ी नहीं होता है, हर एक को मना कर देता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आप करना चाहोगी? एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि मैं उनसे उनकी तस्वीर मांगती हूँ, मगर फिर मैंने अपना सिर झटक दिया और शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि किस्मत किस तरह से घूमेगी और मेरे सामने मेरा माजी किस तरह से आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम गलत बात बंद कर दिए थे और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। ताराबाई से मैंने तमाम रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। जिस जगह में रहती थी वे बहुत ही इज़्ज़तदार लोगों का मोहल्ला था, इसलिए उन लोगों को बिल्कुल शक नहीं हुआ था कि मैं बदनाम गलियों की एक मशहूर तवायफ़ हूँ। मैंने अपना नाम ही इसलिए तब्दील किया था कि मैं कभी भी किसी के सामने मंजर या आम पर ना आऊँ। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और आज मेरी शादी का दिन था। मैंने अभी तक लड़के की तस्वीर नहीं देखी थी। उन लोगों ने मुझसे मेरे बारे में सब पूछ लिया था कि मेरे ख़ानदान वाले कहाँ हैं, तो मैंने सबको यही बताया कि वे लोग एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और मैं यहाँ पर रहती हूँ और एक छोटी सी नौकरी करके अपना गुजर बसर कर रही हूँ। ये बात सुनकर तो वे लोग और ज़्यादा खुश हो गए थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और मेरे देवर नंदे वगैरह सब अच्छे थे। इन सब से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही थी कि मेरा भी अब परिवार होगा जिसमें मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजारूंगी। थोड़ी देर बाद ही बारात आ गई थी। दूल्हे ने चेहरे पर सेहरा बांधा हुआ था, इसलिए मैं दूल्हे का चेहरा नहीं देख पाई थी। थोड़ी देर बाद ही शादी की रस्में शुरू हो गई थी और मैं कुछ वक्त बाद ही एक ऐसे शख्स के नाम हो गई थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। रुखसती के वक्त भी मेरे दिल में ये चाह पैदा हुई थी कि मैं अपने पति का चेहरा देख लूं, लेकिन कहते हैं ना, इंसान जैसा सोच रहा होता है वैसा नहीं होता। कुछ कहानियों के दो रुख होते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक लंबी दूरी तय करके मैं ससुराल पहुंच गई थी। वहां मेरा बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। चंद रस्मों के बाद मेरी नंदी मुझे मेरे पति के कमरे में बैठा कर चली गई थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरे पति कमरे के अंदर आए थे। मेरा चेहरा झुका हुआ था और चेहरे पर अब घूंघट था। न जाने क्यों मुझे एक मखसूस खुशबू महसूस हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मैं माजी के उन दर्दनाक लम्हों में पहुंच गई हूँ जब मैंने ये मखसूस खुशबू अपने बहुत ही करीब महसूस की थी। और जब मेरा घूंघट उठाया गया और मैंने आंखें उठाकर सामने अपने पति को देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि राज मौजूद था। हम दोनों एक ही दूसरे को देखकर झटका खा चुके थे और अपनी जगहों से खड़े हो गए थे। मेरी आंखों से बल बल आंसू बह रहे थे और फिर राज एक दीवानगी के आलम में मेरे गले से लगा था। और फिर जो सच उसने मुझे बताया था वह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वे कहने लगा, उस रात मैं तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन मेरी सारी बातें मेरी मम्मी पापा ने सुन ली थी और वे लोग कहते थे कि हम तुम्हारी शादी एक रईस घराने में करवाएंगे। इसलिए उन्होंने उसी वक्त मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था और गाड़ी छीन ली थी। मेरे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए थे और मुझे कमरे में बंद करके चले गए थे, जिसकी वजह से मैं उस दिन वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब मैं दूसरे दिन वहां पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी। मैंने आस पड़ोस के लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा तो किसी को कुछ भी पता नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन फिर मैं शादी के लिए राज़ी नहीं हुआ और मेरे मम्मी पापा मुझे बार बार बोलते रहे कि मैं शादी कर लूँ, मगर मैं कैसे कर लेता शादी, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी और मैंने अपना दिल साफ़ करके उसे माफ़ कर दिया था,
क्योंकि जिस आदमी से मैं मोहब्बत करती थी वह आदमी मुझे मिल चुका था, तो भला मैं क्यों एतराज़ करती। लेकिन जब सुहागरात का वक्त आया और उसने सफ़ेद चादर बिछाकर मेरे साथ सुहागरात मनाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो फिर मैंने अपना सिर झुकाकर उसे सच बता दिया था कि मैं कौन हूँ और क्या काम करती थी। तब उसने एक बार फिर मेरे कदमों में बैठकर माफ़ी मांगी थी और मेरी आंखों में देखकर बोला था कि ये सब मेरा कसूर है, अगर उस रात में आ जाता तो तुम ये सब ना करती। मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा जिसमें सिर्फ खुशियाँ और सुकून होगा। कहते हैं ना, कुछ मौके पर फैसले बेटियां भी गलत करती हैं मगर बेटियों को माफ़ नहीं किया जाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर मम्मी पापा मेरा साथ दे देते तो आज मेरे साथ ये ना होता और मैं ऐसे मुकाम पर नहीं आती। देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। मगर मुझे अफ़सोस है कि मैं अपने परिवार से जुदा हो गई और इस बात का अफ़सोस मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब बेटियों से गलती हो जाए तो उनका भी साथ देना चाहिए। उनके दिल में इतना डर नहीं बिठा देना चाहिए कि वे कभी लौट कर वापस ही ना आए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।